हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम लोग शुरू करेंगे डायोड्स की जो यूनिट है उसके बारे में शुरुआत करेंगे। और इस शुरुआत करने से पहले जस्ट एक रिकैप हम कुछ कर लेते हैं अपने सेमीकंडक्टर्स की बेसिक की। तो जैसा कि अगर हम बैंड डायग्राम के बारे में बात करें तो ये एक थ्योरी है, एक थ्योरेटिकल मॉडलिंग है जिसमें कि हम कुछ बैंड के बारे में बात करते हैं और फिर उससे हम सेमीकंडक्टर्स मटेरियल जो है उनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में, उनके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर ले जाते हैं। तो मामला कुछ ऐसा है, अगर हम बहुत ही रूट से शुरू करें तो कुछ बोहर की थ्योरी से शुरुआत होती है। बोहर ने क्या बताया था कि एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट होती हैं। आने वाले समय में क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई तो इस थ्योरी में काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन हुए, ऑर्बिटल और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये सब की बात हुई, लेकिन फिर भी ये एक मॉडल बहुत ही सिंपल तरीके से है हमें समझाने के लिए। ये जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इस सेल को छोड़ के बाहर जा सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा दूर होने की वजह से इनके ऊपर सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होता है और यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में योगदान देते हैं। यही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके घूमते हैं तो उनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य इनके साथ है, लेकिन चूँकि ये बंधे हुए होते हैं, सबसे बाहरी ऑर्बिट से नॉर्मली बंधे रहते हैं, तो इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखो, हर इलेक्ट्रॉन जब अपनी अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उसकी कुछ एनर्जी होती है। तो मान लो ये हमारी ग्राफ एनर्जी का है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी हमने इस लाइन से दिखाई है। कोई एनर्जी EV है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। ऐसे नीचे अगर इसको हम कहें K शेल है, L शेल है, M शेल है, तो K शेल की ये एनर्जी होगी, L शेल के इलेक्ट्रॉनों की ये एनर्जी होगी और M शेल जो कि वैलेंस शेल है तो इसलिए हमने इसको EV से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ने इस न्यूक्लियस को एक अट्रैक्शन फोर्स से बांध रखा है। न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ काम कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के फोर्स से बंधा हुआ है, उसको हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। अगर बाहर से हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि जो इसको बांधे हुए एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी हो, ताकि ये इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से अपने बंधन को छुड़ा करके बाहर भाग सके। तो आपको जो बाहर से एनर्जी देनी है, ऐसा नहीं कुछ भी एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, नहीं। इस एनर्जी को एक बांधे हुए है, एक बल खींचे हुए अपनी तरफ, तो आपको इतनी ताकत तो कम से कम देनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन उस बंधन को छुड़ा सके, इसकी बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम कर सके। और उस पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिलने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और फ्री होकर के फिर वो पूरे क्रिस्टल में घूमेगा। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित मात्रा में एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कंडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यही जो छूट चुके हैं, एटम से बाहर जा चुके हैं इलेक्ट्रॉन, ये हीट एनर्जी को लेकर के कंडक्ट करेंगे। ये अपनी जगह से इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। तो एक तरह से ये एक मैसेंजर होते हैं, एक तरह के जैसे डाकिये होते हैं, चिट्ठियाँ ले जाते हैं, डिलीवरी बॉय होते हैं, डिलीवरी पर्सनस होते हैं जो डिलीवरी करते हैं। दे आर फ्री टू मूव इन द सिटी टू डिलीवर द गुड्स, है ना। जैसे होते हैं आप तमाम तरह के जो जोमेटो, इस सब के जो ऐप पे आप यूज करते हो, तो रेस्टोरेंट से आप तक खाना पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति होता है जो कि फ्री होता है वहाँ से यहाँ तक आने के लिए। तो ऐसे ही मटेरियल में जब हम एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो जो अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यही उस एनर्जी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरे क्रिस्टल में फैलाते हैं। तो ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। और आप देख रहे हो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, तभी वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए उपलब्ध होता है। तो ये हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल हो गई, ये हमारी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल हो गई, और इन दोनों के बीच में एक गैप है, एनर्जी का गैप है। और ये ज़रूरी है गैप होना, क्योंकि यही एनर्जी गैप ये बताता है कि इस इलेक्ट्रॉन को जो बंधा हुआ था उसको फ्री करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ी होगी।
ओके, ये तो मामला था एक एटम का। अब अगर इसके बगल में एक और एटम डाल दो, तो जैसे एक और एटम डालोगे तो उसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, उस दूसरे एटम का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर ही रहा है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियस में रिपल्सन शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा, इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा, यानी चीज़ें एकदम से कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएंगे सिर्फ दो एटम मानने से। तो क्या होगा, इस कॉम्प्लिकेशन का असर ये होगा कि एनर्जी पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। तो अगर हम इनको हटा दें, इनको हमें कोई मतलब नहीं है, तो अगर हम इस दूसरे एटम को भी इसके पड़ोस में माने और इसका असर हम देखना चाहें क्या हो रहा है, तो इसका असर ये होगा कि इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। तो थोड़ा सा बदलाव करने के लिए एक दूसरी लाइन खींच दी, यहाँ भी थोड़ा बदलाव करने के लिए हमने एक लाइन खींच दी। तो दो एटमों के लिए हमारी दो बहुत पास पास की एनर्जी लेवल बन गई। क्या क्रिस्टल में हम सिर्फ दो एटम रखते हैं? नहीं भाई, दो एटम नहीं रखते हैं। अगर हमने 1 मोल भी क्रिस्टल ले लिया तो उस क्रिस्टल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर तो एटम होंगे ही होंगे, और एवोगाड्रो नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। तो अगर हम एवोगाड्रो नंबर के बराबर यानी 10 टू पावर 20, 23 जैसे मान लो इस तरह से कुछ नंबर ले लें, इतने सारे एटमों का एक क्रिस्टल माने जिसमें अरबों अरब खरबों खरब एटम हैं, और उन सब के लिए इस तरह से एनर्जी लेवल ड्रॉ करें, तो हमें मान लो 1 करोड़ लाइनें खींचनी है। बहुत थोड़े थोड़े अंतर पे 1 करोड़ लाइनें खींचनी है। आपने इस तरह से मान लो कह दो कि भैया हमने 1 करोड़ लाइनें खींची। अब ये लाइनें 1 करोड़ जो खींची गई हैं वो अलग अलग नहीं दिख रही हैं, बल्कि एक पट्टी नुमा स्ट्रक्चर हमको दिखा रही हैं। तो पूरे क्रिस्टल के अंदर अगर आप सभी तरह की एनर्जी की सिचुएशंस को मानते हुए, सभी एटमों की एनर्जी की स्थिति को मानते हुए कुछ एनर्जी डायग्राम बनाओगे, तो आपको एनर्जी की लेवल्स का समूह यहाँ पर मिलेगा, एनर्जी लेवल का समूह यहाँ मिलेगा। इसे हम कहेंगे कंडक्शन लेवल से मिल के बना हुआ कंडक्शन बैंड। बैंड मतलब बहुत सारी ऊर्जा स्तर हैं। और वैलेंस सेलों से मिलके बना हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तरों से मिलके बना हुआ वैलेंस बैंड। तो इस तरह से बैंड थ्योरी की शुरुआत होती है, जो हमें बताती है कि हम अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के टर्म में अपनी पूरी थ्योरी को समझाएं तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से सेमीकंडक्टर के गुणों को समझा सकते हैं। अब सेमीकंडक्टर की बारी आती है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर जैसे सिलिका है, सिलिका जो होता है वो कार्बन के साथ होता है पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब है कि कार्बन जैसा ही उसके पास गुण होता है, और कार्बन का एक सबसे खास गुण है अपने पड़ोसी कार्बनों के साथ या अपने पड़ोसी एटमों के साथ 4 बॉन्ड बनाने के गुण। तो जैसा सिलिका है वो भी अपने पड़ोसी एटमों के साथ 4 बॉन्ड बनाता है साझेदारी करके, जिनको कि हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये सिलिका है, तो ये सिलिका अपने पड़ोसी एटमों के साथ, जैसे यहाँ सिलिका ही है पड़ोसी एटम, तो अपने पड़ोसी एटमों के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्या बनाएगा, बॉन्ड बना लेगा। और ये साझेदारी वाले बॉन्ड होते हैं, इनको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमारा एक प्योर सिलिका का टुकड़ा है। इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे, इनको हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है शुद्धतम अवस्था। शुद्धतम अवस्था क्यों? क्योंकि यहाँ सारे के सारे सिलिका के ही एटम है। कोई नए तरह का एटम, कोई कार्बन का एटम, कोई एल्युमिनियम का एटम, कोई एंटीमनी का एटम, कोई बोरॉन का एटम, कोई बिस्मिथ का एटम, ऐसा कोई एटम इसके अंदर नहीं है। सारे के सारे एटम सिलिका के हैं। तो इस सिलिका की शुद्धतम अवस्था है, और हर बॉन्ड में आप देख रहे हो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस को लुईस डायग्राम स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि चीज़ों को समझने के लिए हमने बनाया है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि एटम रुके हुए होते हैं, एटम हमेशा मूव करते रहते हैं। तो ऑर्बिट में, ऑर्बिट नहीं है तो बाहर भी वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ये तो लुईस ने इस सब को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इस तरह का डायग्राम बनाना शुरू कर दिया था। तो आप जो ये 2 डॉट देख रहे हो, ये 2 डॉट 2 इलेक्ट्रॉनों को दिखा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी साझेदारी का है। इसे ये इस सिलिका ने अपना इलेक्ट्रॉन ये दिया, इसने अपना ये दिया, ये इसके हैं, इसके हैं। तो इस तरह से सिलिका के एटम अपने पड़ोसियों को एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, जैसे हैंडशेक जैसा होता है वैसा कुछ करके यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि ये क्रिस्टल किसी कमरे में रखा होगा, उस कमरे का कुछ तापमान होगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो भी होगा, तो 3/2 kT एनर्जी वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, जिसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। ये टेम्परेचर केल्विन में है। तो कभी तो ऐसा होगा नहीं कि हमने इस कमरे को 0 केल्विन पर रख दिया होगा। कमरे को 0 केल्विन पे
कमरे को 0 केल्विन पे रखने का कोई मतलब ही नहीं होता। कमरे को 0 केल्विन पे रखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 0 केल्विन एक अनअचीवेबल है। तो कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा ही, और कुछ ना कुछ टेम्परेचर है तो इसका मतलब है कमरे की कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी होगी। थर्मल एनर्जी जो होगी वो इस क्रिस्टल को ट्रांसफ़र होगी। जैसे अगर इस कमरे पे, अगर ये कमरा गर्म है तो यहाँ पे जो भी सामान रखे होंगे उनका टेम्परेचर भी कमोबेश इस कमरे के तापमान के इर्द गिर्द होगा। आप ये नहीं सोच सकते हो कि ये पूरा कमरा हमारा मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और हमने यहाँ अगर एक गिलास बर्फ़ रख दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एक गिलास बर्फ़ हमेशा 0 पे ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। कमरे का तापमान धीरे धीरे बर्फ़ को पिघलाएगा, उसको पानी बनाएगा और फिर पानी को तब तक ठंडा करता रहेगा जब तक कि पानी इस कमरे के टेम्परेचर के इर्द गिर्द ना आ जाए। इसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की वजह से इसमें एनर्जी आती रहती है क्रिस्टल के अंदर। वो एनर्जी कहाँ जाती है? वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनों को मिलती है, और ये इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डों में से कुछ इलेक्ट्रॉन छिटक करके बाहर चले जाते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर भागता है तो ये क्या बन जाता है? अपने पीछे खाली जगह छोड़ जाता है, जिसको होल कहते हैं। तो इस तरह से इस पूरे क्रिस्टल के अंदर बहुत ही रैंडम तरीके से कहीं से भी कुछ इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्डों से निकल सकते हैं और निकल करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाते हैं। जैसे अभी हमने दिखाया है, इस पूरे क्रिस्टल में 4 जगहों बॉन्ड टूटे, 4 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने। लेकिन ऐसा नहीं कि ये यही बने रहेंगे, ये कहीं भी बन सकते हैं। हो सकता है उसी समय एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से छूटा, वो इधर भागा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके बैठ गया, ये जगह भर गई, और ये इलेक्ट्रॉन कहीं भागा, वो यहाँ आके फंस गया, ये जगह भर गई, फिर यहाँ से कोई बॉन्ड टूटा, वो इधर भागा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस पूरे क्रिस्टल के अंदर बॉन्ड जो होते हैं वो अपने स्वाभाविक रूप से टूटते हैं फिर जुड़ते हैं। कुछ नए बॉन्ड टूट गए, कुछ पुराने टूटे हुए बॉन्ड बन गए। तो बॉन्ड टूटने का मतलब है इलेक्ट्रॉन अपनी जगह खाली छोड़ के बाहर भाग गया, पीछे खाली जगह छोड़ गया। वो पीछे खाली जगह थी, उसने किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया तो उसने अपना बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक नई जगह बॉन्ड टूट गया। तो इस पूरे प्रोसेस कहते हैं क्रिएशन, बॉन्ड क्रिएशन एंड रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर नए चार्ज जनरेट भी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन दिखना शुरू हुआ, बॉन्ड टूटा इलेक्ट्रॉन दिखना शुरू हुआ, होल दिखना शुरू हुआ। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हो रहा है। फिर कहीं दूसरी तरफ जो खाली जगह थी उस पर एक इलेक्ट्रॉन जाके भर गया, रिकॉम्बाइन कर गया, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो चार्ज रिकॉम्बाइन भी होते रहते हैं, चार्ज कैरियर जनरेट भी होते रहते हैं, नए नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, पुराने होल गायब भी होते हैं। लेकिन एक खास बात ये होती है कि इसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन और होल बने जरूर रहेंगे, उनकी जगह बदल सकती है पर वो रहेंगे जरूर। तो हम ये कहते हैं कि जब हमारा सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर होता है तो उसके अंदर अगर हम कहें n नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n नंबर में इलेक्ट्रॉन है तो n नंबर में ही होल्स होंगे। पॉजिटिव चार्ज कैरियर होल को हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स कहते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल होंगे। लॉजिक इसका सिंपल सा है, क्योंकि जब भी बॉन्ड टूटेगा तो एक खाली जगह छूटेगी, तो जो खाली जगह छूटेगी वो होल कहलाएगी और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एक होल है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक बहुत ही सिमेट्रिक प्रोसेस होता है। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें हमेशा एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल बराबर होते हैं। अब वो कितने भी, अगर 1000 होल है तो 1000 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 10,000 होल 10,000 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब बैंड में हम कैसे दिखाएंगे? तो बैंड में हम ये कहते हैं कि जब अब देखो इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ थे बॉन्डों बंधे हुए थे तो वैलेंस शेल में थे, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से छूट करके गए तो होल छोड़ गए। तो होल हम कहाँ दिखाते हैं? होल्स जो होते हैं उनको हमेशा वैलेंस बैंड में दिखाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं जो कि फ्री हो चुके हैं उनको हम कंडक्शन बैंड में दिखाते हैं। वैलेंस बैंड में वो अगर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में घूम रहा है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, तो भगवान ने ऐसा बनाया है, उसमें नया दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखाने की जरूरत ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल से बाहर चले गए। जैसे वैलेंस शेल से बाहर जाएंगे तो वो वैलेंस शेल जो बॉन्ड बना रहा होगा उस बॉन्ड में एक होल दिखने लगेगा, तो आप होल दिखाओगे। क्योंकि ये होल नई चीज़ है, भगवान ने नहीं बनाई है, तो इलेक्ट्रॉनों के एटम के छोड़ने की वजह से बॉन्ड में दिखना शुरू हो गई है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। तो कंडक्शन बैंड में हम क्या दिखाते हैं? कंडक्शन बैंड में हम फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं और वैलेंस बैंड में होल दिखाते हैं। अगर हमारा सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में जितने नंबर ऑफ होल यहाँ दिखेंगे, जितने नंबर ऑफ होल यहाँ दिखेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्शन बैंड में दिखेंगे।
अब इस चीज़ को हम क्या बार बार, अब हम अगर हम इसको दिखाना चाह रहे हैं तो क्या हमें जितने गोले यहाँ बनाने पड़ेंगे उतने गोले यहाँ बनाने पड़ेंगे, या तो ये डायग्राम बनाए। तो फर्मी जो है, फर्मी का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आता है। एनरिको फर्मी एक फिजिसिस्ट रहे हैं, तो एनरिको फर्मी कहते हैं कि इसको दिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो एनरिको फर्मी एक फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस कॉन्सेप्ट का आखिर मतलब ये है कि फर्मी लेवल नाम की एक रेफरेंस लेवल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक ऐसी लेवल है जो कि दोनों बैंडों के बीच में ड्रॉ की जाती है, तो इसको रेफरेंस लेवल कहते हैं। इसको रेफरेंस लेवल कहते हैं। रेफरेंस लेवल मतलब जैसे जिससे तुलना की जाए इससे। तो फर्मी लेवल अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड से बराबर दूरी पे है, जैसे देखो फर्मी लेवल वैलेंस बैंड से जितनी दूर है उतनी दूरी पे कंडक्शन बैंड से है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही होल हैं, यानी कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है। तो अगर हम अब यहाँ एक पॉइंट हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है तो जो फर्मी लेवल होती है इन प्योर सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल इज एट मिड ऑफ ये दोनों बैंडों के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है इसको बैंड गैप कहते हैं। तो आप लिखोगे एट द मिड ऑफ बैंड गैप। तो क्या कहा कि प्योर सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल की जो स्थिति होती है वो कहाँ होती है, मिड पोजीशन ऑफ द बैंड गैप, बैंड गैप के बिल्कुल बीचों बीच में होती है। इसको ऐसे कह सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने कंडक्शन बैंड में है उतने ही होल वैलेंस बैंड में है, तो इसीलिए फर्मी लेवल ना ऊपर है ना नीचे है, दोनों तो बराबर है। ये इसका मामला बिल्कुल तराजू जैसा है। जैसे थोड़ी देर सोचो, जैसे आपके पास एक तराजू है, ये तराजू में कांटा लगा हुआ है, इस तरफ आपके एक पैन है, इधर आपके पास एक पैन है, इधर आपने होल रख दिए, एच हम दिखा रहे हैं होल, और इधर हमने इलेक्ट्रॉन रख दिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बराबर हैं तो ये जो कांटा है ये बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा, ना इधर झुकेगा ना इधर झुकेगा, बिल्कुल बीचों बीच में ये कांटा रहेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा ही रहेगा। अब ये क्या होता है कि यहाँ पर ये है कि जितने नंबर ऑफ होल उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब फिर लोगों ने क्या कहा कि चलो इसको संतुलन को बिगाड़ते हैं। इस संतुलन को ऐसा बिगाड़ें कि या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा दें या होल की संख्या बढ़ा दें। तो उसको करने का एक तरीका तो ये है कि आप इसको गर्म कर दो, जैसे इसको गर्म करोगे और बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन जब और बॉन्ड टूटेंगे तो हर बॉन्ड टूटने से जितने होल बनेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यानी इन दोनों की संख्या बराबर मात्रा में बढ़ेगी। तो अगर आप इसके अंदर डिसबैलेंस लाना चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़े, होल की ना बढ़े, या केवल होल की संख्या बढ़े इलेक्ट्रॉनों की ना बढ़े, तो आपको एक बिल्कुल अलग तरह की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, और उस प्रक्रिया को कहते हैं डोपिंग। डोपिंग कहने का मतलब है इसमें किसी तरह की अशुद्धि हमें मिलानी पड़ेगी, इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी। क्या इम्प्योरिटी मिला सकते हो? इम्प्योरिटी के रूप में आप इसके अंदर दो तरह के एलिमेंट मिला सकते हो। एक एलिमेंट है जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्राई वैलेंट। ट्राई मतलब 3, वैलेंट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वैलेंट मतलब वैलेंसी या वैलेंस ऑर्बिट। तो ट्राई वैलेंट मतलब ऐसा एटम जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन भी ऐसा होता है। फिर उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस का होता है 15, यानी कि 2, 8, 5, जिसे कहते हैं पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट यानी कि ये एक ऐसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम अपने इस प्योर सेमीकंडक्टर में या तो एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला दें या एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला सकते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए हमने इसके अंदर एल्युमिनियम मिलाया। जैसे आपने एल्युमिनियम मिलाया तो एल्युमिनियम जब जाता है तो उस समाज में, मतलब सिलिका से घिरा हुआ है, तो सारे सिलिका कहते हैं कि चलो शेयरिंग करते हैं। अब सिलिका तो शेयरिंग से ही वही भाषा समझते हैं, तो अब एल्युमिनियम के साथ भी वो ऑफर करते हैं। तो एल्युमिनियम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करता है, 3 बॉन्ड तो बना लेता है, जो कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन चौथे बॉन्ड को बनाने में इसको कमी दिखती है। इस बगल का सिलिका उसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है।
अब एल्युमिनियम चाहता है कि अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, एक्सेप्ट कर ले वो, तो वो इस खाली जगह को भर लेगा और उसका बॉन्ड पूरा हो जाएगा। यानी यहाँ पर एल्युमिनियम अपने चौथे बॉन्ड को बनाने के लिए क्या करना चाहेगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो यानी कि क्रिस्टल के अंदर जाते ही एल्युमिनियम की टेंडेंसी कैसे हो जाती है, एक्सेप्टर की, ग्राही की, ग्रहण करने वाले एटम के रूप में। तो आप ये कह सकते हो कि एल्युमिनियम जो कि एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, एक ट्राईवैलेंट एटम है, वो क्रिस्टल के अंदर जब जाता है तो एज अ एक्सेप्टर काम करता है। एक्सेप्टर काम करने का मतलब है हर एल्युमिनियम जब बैठेगा अपनी जगह पर तो तीन तरफ तो बॉन्डिंग कर लेगा, चौथी बॉन्डिंग के लिए उसके सामने एक कमी दिखाई पड़ेगी जिसको कि हम होल कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन मिला तो कमी पूरी हो गई, नहीं मिला तो कमी बनी रहेगी। यानी एक होल, एक कमी जनरेट हो जाती है, जैसे कि एक होल, जैसे एक इलेक्ट्रॉन वहाँ जाता है, जैसे एक एल्युमिनियम एटम वहाँ जाता है। यानी एल्युमिनियम एटम अपने साथ जाते ही जाते एक कमी वहाँ पर दिखाना शुरू कर देता है, यानी एक होल की जगह वो अपने आप बना देता है। तो ये होल एल्युमिनियम के जाने से बना है, किसी बॉन्ड के टूटने से नहीं बना है। तो अगर आपने इस पूरे क्रिस्टल में 100 एल्युमिनियम के एटम मिलाए हैं तो इसका मतलब है जितने होल पहले से थे, पहले से होल क्यों थे, चूंकि बॉन्ड टूट रहे थे। बॉन्ड क्यों टूट रहे थे, चूंकि टेम्परेचर की वजह से टूट रहे थे। तो वो तो अपने आप चल रहा है काम, वो बॉन्ड टूटने का काम टेम्परेचर की वजह से चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या मिला रहे हो। लेकिन जो आप मिला रहे हो वो एटम अपने साथ एक अशुद्धि लेकर के, वो जो अशुद्धि वाला एटम, अशुद्धि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाकी एटमों से अलग है, एक नए तरह का एटम है, फॉरेनर एटम है वो, तो वो अपने साथ एक नया होल क्रिएट करता है। तो यानी कि इस पूरे क्रिस्टल के अंदर होल की संख्या बढ़ जाएगी, जितने एटम मिलाओगे उतने होल बढ़ जाएंगे। तो अगर हमने 1 लाख एल्युमिनियम का एटम मिलाया क्रिस्टल में तो 1 लाख होल बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन अभी बॉन्ड के टूटने से बन रहे हैं तो वो उतने ही बन रहे हैं। तो मान लो शुरू में यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन थे और 100 होल थे, लेकिन जब आपने 100 इम्प्योरिटी मिला दी तो हर इम्प्योरिटी ने अपने साथ 100 एक होल और क्रिएट किया, तो 100 + 100 अब क्रिस्टल के अंदर क्या हो गए, 200 होल हो गए। होलों की संख्या बढ़ गई, जबकि इलेक्ट्रॉन तो अभी भी वही बॉन्ड के टूटने जुड़ने से हो रहा है, तो वो उनकी संख्या अभी भी लगभग 100 के बराबर है। तो इस समय क्रिस्टल के अंदर क्या हो जाएगा, जो होल्स थे जो कि पहले संख्या बराबर थे, अब वो संख्या में मेजॉरिटी में आ जाएंगे, बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक हो गए, माइनॉरिटी में आ गए, होल्स क्या हो गए, बहुसंख्यक हो गए, मेजॉरिटी में आ गए। ठीक है, तो अब होल्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं और ये संख्या में ज़्यादा है। तो अब इस क्रिस्टल के अंदर की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है उस पर कौन कब्जा कर लेंगे, उसको कौन कंट्रोल करेंगे, होल कंट्रोल करेंगे, बहुसंख्यक कंट्रोल करेंगे। आपने देखा भी होगा किसी जगह पर, किसी देश में, किसी समाज में, किसी गुट में जो संख्या में ज़्यादा होते हैं उनके ही नियम चलते हैं, जो संख्या में कम होते हैं कमोबेश उनको वो नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर होल संख्या में ज़्यादा है जो कि पॉजिटिव नेचर के हैं। तो इस पूरे क्रिस्टल की जो डायनेमिक्स होगी उसको कौन कंट्रोल करेंगे, होल। तो इसीलिए इस तरह के मटेरियल को पी टाइप मटेरियल कहेंगे। पी टाइप का मतलब ये नहीं कि क्रिस्टल पॉजिटिव हो गया, क्रिस्टल पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नहीं, क्रिस्टल न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि हमने एल्युमिनियम का एटम न्यूट्रल मिलाया, एल्युमिनियम का आयन नहीं मिलाया था। तो जो एल्युमिनियम मिलाया वो न्यूट्रल था और जो क्रिस्टल था उसमें सारे सिलिका के एटम थे, कोई आयन नहीं था। तो न्यूट्रल में न्यूट्रल मिलाओगे तो न्यूट्रल ही रहेगा। इसको हम पी टाइप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक जो हैं, बहुसंख्यक चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव नेचर के हैं, यानी कि वो होल हैं। अच्छा, अगर आप एल्युमिनियम की जगह पे फास्फोरस मिला दो, सपोज आपने यहाँ पर फास्फोरस मिला दिया, फास्फोरस जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसे फास्फोरस जाएगा तो वो तो चार तरफ बॉन्डों से साझेदारी करेगा, 4 बॉन्ड बना लेगा, लेकिन वो देखेगा कि उसका एक इलेक्ट्रॉन तो किसी काम का नहीं हुआ, वो जो उसकी ऑर्बिट में है और उसके ऑर्बिट में है, लेकिन 4 बॉन्ड तो बन गए, 5वां इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो वो फास्फोरस क्या करता है, अपने 5वें इलेक्ट्रॉन को, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है तो 5वां इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, अपने से रिमूव कर देता है। अब वो जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो बजाय फास्फोरस के न्यूक्लियस के चक्कर लगाने की इस क्रिस्टल के अंदर घूमता रहता है। तो यानी कि अब फास्फोरस के मिलाने से आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर डाल दिया। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो आया लेकिन अपने साथ कोई होल लेके नहीं आया।
तो जो बॉन्ड टूट रहे थे वो टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे थे वो बन रहे हैं। फास्फोरस जितने एटम गए उन्होंने अपने साथ एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अब स्थिति क्या है, अब स्थिति ये है कि होल की संख्या तो जितनी थी उतनी है, लेकिन अगर आपने 100 फास्फोरस मिलाए हैं तो 100 नए इलेक्ट्रॉन वहाँ क्रिएट हो गए। तो इस तरह से अब आपके सर्किट के अंदर होलों की संख्या तो जितनी थी उतनी थी, लेकिन आपके सर्किट कह रहे हैं इस क्रिस्टल के अंदर होलों की संख्या तो 100 ही रह गई, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 200 हो गई। इस 100 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आए हैं ये फास्फोरस के साथ आए हैं। तो अब यहाँ पर मामला पलट गया, फास्फोरस के मिलाने से इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक हो गए, होल अल्पसंख्यक हो गए। तो यानी कि अब उस तरह क्रिस्टल जहाँ फास्फोरस मिलाए जाएंगे वहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपने प्रभुत्व बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव होते हैं, इसीलिए ऐसे क्रिस्टल को हम एन टाइप क्रिस्टल कहेंगे। तो हम ऐसा नहीं कि हम एक तरह क्रिस्टल में दोनों चीज़ मिला रहे हैं, फास्फोरस मिला रहे हैं, एल्युमिनियम मिला रहे हैं, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, एक तरह एक प्योर क्रिस्टल लेंगे, शुद्ध अवस्था लेंगे, जैसे शुद्ध अवस्था ली उसमें हमने फास्फोरस मिला दिया, फास्फोरस मिलाने से उसको बना दिया एन टाइप। एक दूसरा लिया उसमें हमने एल्युमिनियम मिला दिया, फिर उसको बना दिया पी टाइप। अब एक एन टाइप हो गया, एक पी टाइप हो गया, एक में इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक है, एक में होल बहुसंख्यक है, और फिर दोनों को एक पास ले आएंगे। तो एक एन टाइप है, एक पी टाइप है, दोनों जैसे मिलाओगे तो आपका एक पी एन जंक्शन बन जाएगा, एक पी एन जंक्शन बन जाएगा, वो हमारे काम की डिवाइस बन जाएगी। तो ये अभी हम बेसिक कुछ पढ़ रहे हैं, जो अमूमन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो वही चीज़ है, वो बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ये तो बात हो गई यहाँ की, मेरे ख्याल से आप यहाँ पे कुछ इस बात को समझ पा रहे होगे। 12th में भी ये है। आई वुड सजेस्ट कि आप NCERT की बुक आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है, जैसे भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप सेमीकंडक्टर चैप्टर जो है, चाहे हिंदी में डाउनलोड कर लो चाहे अंग्रेजी में डाउनलोड कर लो, जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है वो ये सब चीज़ें जो मैंने बताई वो सब वहाँ पर है। आपको खाली वो सेमीकंडक्टर चैप्टर के वो सारे वहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक डोपिंग और पी टाइप एन टाइप ये सब बातें होती हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ फर्मी लेवल, ये NCERT में नहीं है, क्योंकि ये BSc लेवल की बातें हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, पी टाइप, एन टाइप। अब सवाल ये आता है कि बैंड डायग्राम में हम कैसे दिखाएं। बैंड डायग्राम में हम ये कैसे दिखाएं कि हमने क्रिस्टल के अंदर फास्फोरस मिला दिया है, हमने क्रिस्टल के अंदर एल्युमिनियम मिला दिया है, जिसकी वजह से क्रिस्टल हमारा एन टाइप हो गया है या पी टाइप हो गया है। इसको कैसे समझें, यही आपके इस सिलेबस का, इस यूनिट को समझने के लिए यहाँ से आपकी तैयारी शुरू हो रही है। तो जरा देखो, ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड है, और इसके बीचों बीच में हमने फर्मी एनर्जी अगर डाल दी है तो इसका मतलब है जितने होल वैलेंस बैंड में है उतने ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है। यानी कि एक प्योर कह लो या इंट्रिंसिक कह लो, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की स्थिति आपके सामने बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, फिर से बनाते हैं बॉन्ड। वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, अब की बार आपने उसके अंदर बहुत सारा फास्फोरस मिला दिया है। तो जैसे बहुत सारा फास्फोरस मिलाओगे तो क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन हम कहाँ दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन हम दिखाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो होल तो जितने थे उतने ही हैं, जैसे 4 थे 4 ही हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों आ गए, क्योंकि आपने 4 एटम मान लो फास्फोरस के मिला दिए हैं। तो अब की बार क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई और होलों की संख्या जितनी थी उतनी रह गई। यानी कि जो हमने बात की थी, इसे तराजू है ये आपका, इस तराजू के एक पलड़े पर अगर होल है और एक पलड़े पर इलेक्ट्रॉन है तो तराजू का जो कांटा है वो बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, क्योंकि जितने होल हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्या हुआ, खुद ही सोचो, अगर इलेक्ट्रॉनों को बाहर, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर दो, होल पे कुछ ना करो, होल जितने उतने रहने दो, इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा दो, तो क्या होगा, ये जो तराजू है ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, और ये ऊपर आ जाएगा, और जो कांटा है वो इसकी तरफ झुक जाएगा। कांटा किसकी तरफ झुक जाएगा, जिस तरफ भार ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही ये जो फर्मी एनर्जी है, ये फर्मी एनर्जी किधर शिफ्ट हो जाएगी, ये फर्मी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी उस तरफ जिस तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन
कंडक्शन बैंड में है ज़्यादा तो फर्मी एनर्जी अपनी मिड पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, और इसको हम Fn कह दे रहे हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि फर्मी एनर्जी ऑफ एन टाइप एन टाइप मटेरियल के लिए। तो बैंड डायग्राम में ये आपका क्या हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो फर्मी एनर्जी होती है वो बिल्कुल बीचों बीच में ना होकर के किधर शिफ्ट हो जाती है, कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ओके, चलें अब देखें इसी लॉजिक को हम बढ़ाते हैं पी टाइप के लिए। तो चलो पी टाइप का यहाँ बना देते हैं। सपोज़ ये आपका कंडक्शन बैंड है, सपोज़ ये आपका वैलेंस बैंड है, और अब की बार क्या हुआ, आपने बहुत सारा एल्युमिनियम मिला दिया। तो एल्युमिनियम मिलाने से क्या होगा, होलों की संख्या बढ़ेगी। तो होल जो होंगे वो बढ़ेंगे, तो आपको होल कहाँ दिखाने हैं, वैलेंस बैंड में, जबकि इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ दिखाने होते हैं, कंडक्शन बैंड में। क्योंकि होलों की संख्या बढ़ी है तो आप वैलेंस बैंड में ज़्यादा होल दिखाओगे। आपकी मामला उलट गया है, आपकी मामला ये हो गया है कि ये तराजू में होल की संख्या बढ़ गई है। तो अगर होल की संख्या बढ़ गई, ज़्यादा होल यहाँ पे आ गए हैं, तो तराजू ऐसे हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या में कम है, तो अब की बार तराजू जो है हमारा वो ऐसे इस तरफ झुक जाएगा, होल की तरफ। यानी आपकी फर्मी लेवल बीच से ना होकर के किसकी तरफ पहुंच जाएगी, इसकी तरफ। तो इसको हम FH कह दे रहे हैं, H फॉर होल। तो इस प्रकार से अगर हम बैंड डायग्राम में दिखाने की कोशिश करें, बैंड डायग्राम को हम यूज करें, तो हम ये पाएंगे कि जो फर्मी एनर्जी होती है वो एक ऐसा रेफरेंस एनर्जी लेवल है जो अगर बीचों बीच में है, तो इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ होल हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये मामला एक प्योर सेमीकंडक्टर का है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है। लेकिन अगर हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, यानी ऐसे सेमीकंडक्टर की जिसमें आपने या तो फास्फोरस या एल्युमिनियम या बोरॉन या आर्सेनिक ऐसी कोई इम्प्योरिटी मिला रखी है, ट्राइवैलेंट पेंटावैलेंट वाली, तो अब उसके अंदर क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन और होल का जो अनुपात बराबर था वो अब बिगड़ चुका होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की तुलना में होल बढ़ गए हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया है, और पी टाइप में होल बढ़ने की वजह से फर्मी एनर्जी किधर शिफ्ट हो गई है, वैलेंस बैंड की तरफ। क्यों वैलेंस बैंड की तरफ, क्योंकि होल वैलेंस बैंड में हम दिखाते हैं होते हैं। ओके, अगर उसमें फास्फोरस की इम्प्योरिटी मिलाई गई है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि कंडक्शन बैंड में दिखाते हो आप, तो फर्मी एनर्जी किधर शिफ्ट हो गई होगी, कंडक्शन बैंड की तरफ। और इस तरह से ये हो गया हमारा एन टाइप का हिस्सा डायग्राम, और ये हो गया पी टाइप का डायग्राम। तो बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनको हम डायग्रामेटिकली शो कर रहे होते हैं, तो हम इस तरह के डायग्राम को यूज कर रहे होते हैं। एक चीज़ और होती है, एक और टर्म होता है, जिसको कहते हैं वर्क फंक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा है कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन जो होता है बच्चों, वो एक ऐसा एनर्जी की वैल्यू होती है जिस एनर्जी की वैल्यू अगर हम किसी मेटल को, किसी भी मटेरियल को दे दें, तो वो मटेरियल उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी मटेरियल से अगर आपको पूरी तरह से बाहर निकालने हैं, तो आपको जो एनर्जी देनी होती है वो कहलाती है उस मटेरियल का वर्क फंक्शन। देखो, एक होता है कि आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर ही रहेंगे लेकिन एटम से छूट के क्रिस्टल में घूमेंगे, यानी कि वो फ्री हो जाएंगे। एक तो वो एनर्जी है। एक वो एनर्जी है कि आपने इतनी एनर्जी दी कि इलेक्ट्रॉन ना केवल एटम से छूट के बाहर गया बल्कि सरफेस से भी छूट के बाहर चला गया, उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि अगर हम ये माने कि जो कंडक्शन बैंड का सबसे टॉप वाला लेवल है, ये एनर्जी का सबसे ऊंचा स्तर है, तो इसको हम कई बार वैक्यूम लेवल कहते हैं, रेफरेंस लेवल हमारा ये है। तो आपका जो ये टॉप कंडक्शन बैंड का टॉप वाला हिस्सा है, वहाँ से लेकर के जो फर्मी एनर्जी होती है वहाँ तक का जो दूरी होती है, इसे कहते हैं वर्क फंक्शन। जो फाई है ये वर्क फंक्शन है। जैसे एन टाइप में क्या है, एन टाइप में जो टॉप वाला हिस्सा है यहाँ से ये जो दूरी है कम है, यानी हम कहेंगे कि एन टाइप में वर्क फंक्शन इतना ही होता है। पी टाइप में इस टॉप वैल्यू से यहाँ तक की जो दूरी है वो ज़्यादा है, तो हम कहेंगे यहाँ वर्क फंक्शन इतना होता है। ठीक है, और तो एन टाइप में वर्क फंक्शन की ये वैल्यू होती है, पी टाइप में वर्क फंक्शन की ये वैल्यू होती है, और जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें वर्क फंक्शन की ये वैल्यू होती है। यहाँ तक की वैल्यू
को लेते हैं। तो इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो ये तो हो गया बेसिक, ये तो वो चीज़ें हो गई जो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर इतना आपको मालूम है तो आप यकीन करो आपको आने वाले इस पूरी यूनिट में कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस खाली इसी में ही थोड़े बहुत करेक्शन देखोगे, इसी में ही बदलावों को देखोगे, इन्हीं कॉन्सेप्टों को आप यूज करोगे और ऐसा करके आप पीएन जंक्शन वगैरह सब कुछ समझ जाओगे। कोई भी अड़चन यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो जो आप अगर देखो तो अगर आप इसको देखो तो जो आपके टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का, वो पहला टॉपिक है मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन क्या होता है? मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन देखो, अगर मैं बात करूं जस्ट फॉर एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि थोड़ा इमेजिन करो, अभी मेरे पास कुछ है नहीं उस तरह का। जैसे मान लो कि ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है, सिलिका जर्मेनियम कुछ भी है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल के अंदर बह रहे हैं ये बाहर निकल करके हमारे सर्किट में आए, यानी यहाँ एक बल्ब जला दो, यहाँ एक बल्ब लगा है ऐसे, मान लो ऐसे। तो आप चाहते हो कि जो सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से अंदर ही अंदर फिर कहाँ जाए, आपके तार में प्रवेश करे और फिर आपके तार से होते हुए बल्ब में जाए, बल्ब को जलाएं और फिर इस तरह से ऐसा कुछ चाहते हो आप। बैटरी वगैरह लगी है, उन्होंने दिखाया नहीं है, वो है इसके अंदर भी तो करंट फ्लो कर रही है। तो सवाल ये होगा कि सेमीकंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आपको तार लगाना पड़ेगा ना उसमें, भाई तार तो जोड़ना पड़ेगा। तो अब तार कैसे? जैसे आपको मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में कुछ गाना बज रहा है, आपको सुनना है तो आपको हेडफोन यूज करना है। तो आपने हेडफोन की पिन को मोबाइल फ़ोन में इंसर्ट किया, तो वो जो पिन का जहाँ कनेक्शन है वहाँ से वो जो सिग्नल है वो आपके ईयरफोन के अंदर आ रहे हैं। अब बहुत बड़ा खेल यहाँ पर होता है, जो आपका वो हेडफोन का पिन है और जो मोबाइल का जैक, जो मोबाइल का ये सॉकेट है, यहाँ कितनी अच्छी कनेक्टिविटी हो जा रही है। जितनी अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ होगी उतना ही अच्छा इन दोनों डिवाइस के बीच में आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान क्या कह रहे हैं? जैसे मान लो इसमें से गाना बजा तो वो गाने के सिग्नल बहुत आराम से इस तार से, पिन से होते हुए आपके कान तक गए। अच्छा, एक दूसरा है मोबाइल फ़ोन, किसी का फ़ोन आ गया या आपको कोई बात रिकॉर्ड करनी है तो आप उस हेडफोन के माइक पर बोल रहे हो, तो जब बोल रहे हो तो वो आवाज़ भी वापस तार से होते हुए इस फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। तो टू वे रास्ता हो गया ना, कि सिर्फ यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से गाना भी आ रहा है। इस तरह से समझने की बात समझो। अब आप समझो कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये सेमीकंडक्टर है। सपोज़ ये सिलिका का टुकड़ा है, अब ये सिलिका का टुकड़ा है और इसमें जो आपने तार लगाया है वो कॉपर का है। तो जैसे ही सिलिका के टुकड़े में आप तार लगाओगे तो वहाँ पर एक संधि होगी, एक जंक्शन बनेगा। कैसा जंक्शन होगा? जिसमें एक तरफ सिलिका है, एक तरफ एक तरफ सिलिका है, सेमीकंडक्टर है, एक तरफ मेटल है। तो ये दोनों अलग अलग तरह के मटेरियल हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो धातु है, मेटल है। मेटल में आपको मालूम है मेटल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, चालकता बहुत ज़्यादा होती है। और वहीं सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी चालकता ना बहुत ज़्यादा होती ना बहुत कम होती है। तो सेमीकंडक्टर की चालकता कुछ और है, मेटल की चालकता कुछ और है। सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम अलग तरह का दिखेगा, मेटल का बैंड डायग्राम अलग तरह से दिखेगा। तो और ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो देखने में नॉर्मल तरह से दिखते हैं, खुरदुरे से होते हैं। मेटल जो होता है चमकदार होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होता है, सेमीकंडक्टर का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होता है। तो मूल रूप से देखा जाए तो सेमीकंडक्टर और मेटल ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग किस्म की मटेरियल हैं। कंडक्टिविटी वाइज, लुक वाइज, बॉइलिंग पॉइंट वाइज, केमिकल प्रॉपर्टी वाइज दे आर वेरी डिफरेंट। बट स्टिल आपको दोनों को जोड़ना है, क्योंकि तभी तो आप सेमीकंडक्टर के अंदर करंट को इस तार में प्रवेश करा पाओगे। तो इस तरह के जो ये जहाँ जोड़ोगे उस जंक्शन को जो है उसको हम कहते हैं हेट्रो जंक्शन। हेट्रो मतलब होमो मतलब होता है एक समान,
होमो जंक्शन क्या होता है? जब आप तार से तार को जोड़ दो, जैसे दो तार को पिघलाओ, आपस में कनेक्ट कर दो, ठीक है, दो तार हैं, एक को गर्म किया, इसको गर्म किया, टच कराया, दोनों पिघल के चिपक गए, होमो जंक्शन। होमो मतलब दोनों तरफ सेमीकंडक्टर हैं या दोनों तरफ मेटल है। हेट्रो मतलब एक का कुछ और, एक कुछ और, एक उत्तर एक दक्षिण, इस तरह का, और दोनों को मिलाना जरूरी है। तो जो हमारा मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन है, पहला टॉपिक आपका यही है, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। तो हमारा जो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, इट इज़ अ हेट्रो जंक्शन। और जो हेट्रो जंक्शन होता है, इस जंक्शन की स्टडी सबसे पहले शॉर्टकी ने की थी, एक इंजीनियर थे। तो शॉर्टकी ने जब इसकी स्टडी की और इसकी पूरी एनालिसिस को उन्होंने समझाया, इसका बैंड डायग्राम उन्होंने बताया, तो फिर लिटरेचर में हम इसको हेट्रो जंक्शन कहते हैं, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन कहते हैं, या शॉर्टकी जंक्शन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है, पहला टॉपिक यही है कि डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ शॉर्टकी जंक्शन या हेट्रो जंक्शन या मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन एंड ड्रॉ द बैंड डायग्राम। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज टू ड्रॉ द बैंड डायग्राम। जैसे हमने पी टाइप मटेरियल का बैंड डायग्राम डिस्कस किया, एन टाइप मटेरियल का बैंड डायग्राम डिस्कस किया, प्योर सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम डिस्कस किया, ऐसे ही आपको अब बैंड डायग्राम समझाना है किसका? एक सेमीकंडक्टर मेटल जंक्शन का, यानी कि एक हेट्रो जंक्शन का आपको ये समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जब सिलेबस चेंज हुआ है तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, और जैसा कि मैंने शायद बताया है आप लोग को, आप लोग जानते भी होंगे कि जो सिलेबस है इसका फुल फ्लेज्ड सब्जेक्टिव टाइप पेपर आप लोग हो जो देने जा रहे हो। इससे पहले वो वाला था ऑब्जेक्टिव टाइप और नंबर ऑफ 3-4 पेपर एक साथ और इस तरह के थे। तो आप वो पहले बैच हो जो इस बदले हुए सिलेबस के इसको शायद पूरी तरह से देने वाले होगे। तो आप ये समझ लो कि एक नया टॉपिक है और इस पर एक अच्छा क्वेश्चन बनना है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट में दिया जा सकता है। और क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेट्रो जंक्शन एंड ड्रॉ इट्स बैंड डायग्राम। तो क्वेश्चन लिखिए आप यहाँ पर। पहला टॉपिक हमें क्या लिखना है? पहले टॉपिक का नाम लिख लो, हेडिंग लिख लो, फिर एक क्वेश्चन लिख लो। लिखिए, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन हेट्रो जंक्शन हेट्रो जंक्शन या शॉर्टकी SHOTTKY जंक्शन, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, हेट्रो जंक्शन या शॉर्टकी जंक्शन। और क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्टकी जंक्शन ऑब्लिक हेट्रो जंक्शन and draw its band diagram question mark, full stop. Explain how the band diagram modified in the presence of external applied voltage, ओके। तो इसको हम लोग, ये है हमारा, और इसको आपको हम लिखवाएंगे अगली क्लास में कि इसका आंसर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।